अस्सलाम वालेकुम जी, रिजवान राव एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो सोप एस्पायरेंट्स के लिए है और आज हमारे साथ मौजूद हैं अशर महमूद सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अपना नॉन गेस्टेड पीरियड इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में गुजारा। इनसे कुछ मशवरे करते हैं, कुछ बात करते हैं, शायद सोप एस्पायरेंट्स के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। अशर साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल कैसी ठीक-ठाक, तबीयत है आप? बिल्कुल ठीक-ठाक है जी, थैंक यू। कैसा वक्त गुजर है आपका? बहुत अच्छा गुज़रा, अल्लाह अच्छा, का शुक्र आपको है। इत्तला तो मिल चुकी होगी कि सोप के एग्ज़ाम लेट हो गए हैं और अब 8 जुलाई को होंगे, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स हैं वो कुछ थोड़े से सीरियस हुए हैं। कुछ बताएँ कि हम कैसे तैयारी करें, कितना टाइम दरकार होगा? इसके लिए यही है कि सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, साथ में अपनी वोकैब्युलरी एनहांस करें, जनरल नॉलेज इंक्रीज़ करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जो इनका प्रोफेशनल पेपर होता है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दें। ऑनलाइन वीडियोज़ वगैरह भी देखें, यूट्यूब पे भी देखें, आपसे रिज़वान की भी वीडियोज़ हाँ, देखें, मेरे भी कुछ आपकी भी वीडियोज़ देखें। आपकी बल्कि मैंने वीडियोज़ देखी थी जिसमें आपने टाइम टेबल को प्रॉपर्ली मैनेज करने के हवाले से बताया था। उससे भी गाइडेंस वगैरह लें तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, ये जो आपने जब आप बाय एजुकेशन इंजीनियर हैं अशर, वाक़ईतन मेरे पड़ोसी भी हैं, छोटे भाई भी हैं। आप नॉन गेज़ेटेड पीरियड को और गेज़ेटेड पीरियड को कैसे डिफ़रेंस करते हैं इसके दरमियान? हमारे मुआशरे में तो बहुत तक़सीम है, बहुत फ़र्क है। वैसे दूसरी कंट्रीज़ में तो इतना नहीं फ़र्क होता, लेकिन हमारे मुआशरे में जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर है, उसको एक क्लास डिफ़रेंस है उसकी बनिस्बत उनकी जो नॉन गेज़ेटेड है। इसके अलावा कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में भी इज़ाफ़ा होता है, साथ-साथ अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं और स्कॉलरशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ सबसे हैं। बड़ी बात तो है कि एग्ज़ेक्टिव अलाउंस भी मिलने। एग्ज़ेक्टिव अलाउंस भी मिल जाता है, पे पैकेजेज़ वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। हमें ऐशा साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए। अभी इन्होंने क्वाइका का प्रोग्राम विन किया है, स्कॉलरशिप विन किया है। बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। नॉन गेस्टेड पीरियड के अंदर आपको शायद ऐसा मौका कम ही मिलता। हाँ जी, एजुकेशन तो मेरी तब भी उतनी थी जितनी अभी है। एमएस मैंने किया है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी की है। लेकिन उस वक़्त इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। अब गेजेटेड ऑफ़िसर बनने के बाद तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं और एक्सपोज़र भी वाइड होता है। मतलब आपके कहने का मकसद है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़ों के दरवाज़े हैं वो तभी खुलते हैं जिस वक़्त आप सरकार की में ग्रेड 17 के अंदर दाखिल हो जाओ। जी, ऐसा ही है हमारे ऐसा ही हमारे मतलब रियलिस्टिकली तो अगर देखा जाए तो यही सब कुछ है। अपॉर्च्युनिटीज़ तभी मिलती हैं जब एक आप अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ होते हैं। पाकिस्तान में तो यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारा जो अशर साहब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना वो सारा का सारा अंग्रेज़ी ज़ुबान के इर्द-गिर्द घूमता है। और सीएसएस की तरह यहाँ भी लोग एस्से में फ़ेल होते हैं ज़्यादा और कंपोज़िशन में फ़ेल होते हैं। उसको आपने कैसे टैकल किया था? मैंने असल में सीएसएस का भी अटेम्प्ट दिया था जिससे मुझे काफ़ी एडवांटेज हुआ था। साथ में इंग्लिश भी उस वक़्त मेरी काफ़ी बेहतर थी, अभी भी ठीक है। तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था मैं, वोकैब्युलरी इंक्रीज़ थी और उसके अलावा जो है जनरल नॉलेज में भी मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। तो ये सब चीज़ें का एडवांटेज हुआ मुझे। न्यूज़पेपर को कितना वक़्त दिया करते थे आप? न्यूज़पेपर को 1 से 2 घंटे देता था मैं। डेली, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ? जी, ऑलमोस्ट। अच्छा, और हाँ। वो न्यूज़पेपर इसको लोग बड़ा आसान समझते हैं कि इसे टाइम नहीं देना चाहिए, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा तो असल नहीं। में न्यूज़पेपर के कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये है कि इंग्लिश तो बेहतर होती ही है, कंपोज़िशन भी और ग्रामेटिकली भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन साथ-साथ उससे वोकैब्युलरी भी इंक्रीज़ होती है और जनरल नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता है। जनरल बिल्कुल। नॉलेज का जो पेपर है वो वही होता है कि जो हालात-ए-हाज़िरा है और न्यूज़पेपर से ज़्यादा बेहतर तो हालात-ए-हाज़िरा हमें कहाँ मिलेगा। और वो हमें अप टू डेट वो मिलता अप टू रहता डेट मिलता रहता है हमें। है। नोट्स मेकिंग के हवाले से क्या कहेंगे? नोट्स मेकिंग अब ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि नोट्स को बनाते हैं और फिर वो उसको फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, बल्कि वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, अशर साहब मुझे ना 1-2 दिन पहले एक साहब ने मशवरा मुझसे माँगा कि कंबाइंड स्टडी करनी चाहिए या सोलो स्टडी करनी चाहिए। आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? मैंने तो ज़िंदगी में कभी कंबाइंड स्टडी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कंबाइंड स्टडी करता हूँ तो मैं गप-शप में ही वक़्त ज़ाया हो जाता है मेरा। तो ये भी डिपेंड करता है कि इंसान के ऊपर कि या तो वो ग्रुप में स्टडी करना चाहे या इंडिविजुअली स्टडी करना चाहे। वैसे ग्रुप में स्टडी के भी बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे दूसरे बंदे की नॉलेज आप ले सकते हैं, अपना इनपुट दे सकते हैं, तो मिल के भी एक अच्छा आउटपुट निकलता है, लेकिन मुझे ये सूट नहीं किया। सुन रहे हैं सो मच पायरेट्स, मेरी भी बिल्कुल मैं हम ख्याल हूँ अशर का इस मामले में कि जो कॉमन स्टडीज़ है उसमें वक्त का बड़ा ज़िया होता है। कंबाइंड स्टडी तभी आप करें, कॉमन स्टडी तभी करें इकट्ठे बैठ के जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच है और आप संजीदा हैं।
अदरवाइज मेरा ख्याल वो अगर कोई ऐसा मौजूद है जिस पे डिस्कशन दरकार हो, यानी ठीक है। कि जिस तरह कोई आजकल के कोई जनरल नॉलेज के हवाले से है, कोई डेमोक्रेसी के हवाले से बात है, तो उसमें हमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस हवाले से तो अच्छा है कि ग्रुप स्टडी करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने रिप्रोड्यूस करना है पढ़ के, तो उसके लिए तो सोलो स्टडी ज़्यादा बेहतर है। सोलो स्टडीज। और कितने घंटे पढ़ते थे आप daily? मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मतलब 5-6 घंटे पढ़ता था, लेकिन जो वक्त पढ़ता था वो सही पढ़ता था, क्वालिटी टाइम स्पेंड करता मतलब था। यानी क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बानिस्बत के आप बिला वजह बैठे रहे और अपने आप को भी धोखा देते रहे। आपने एक्चुअली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। जी, ऐसे ही है, कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा अशर, फिर आपसे इजाज़त लूंगा। ये बताइए कि रूल्स वगैरह बड़े पैथेटिक किस्म के लगते हैं, उसकी लैंग्वेज बड़ी आउटडेटेड हो गई है और वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई 1857 की जंग आज़ादी की अंग्रेज़ी इस्तेमाल हुई हुई है। उसको कैसे टैकल करें? लोग बोर हो जाते हैं। देखिए, रूल्स जो हैं उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस तो नहीं करना चाहिए, बल्कि रूल्स का गट्स लेके उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब मतलब जिस तरह है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में सेक्रेटरीज कमेटी का एक टॉपिक है, रूल 9 रूल एग्जैक्ट। 9 शायद। तो उसमें ये होता है कि एक तो सारा का सारा आप रिप्रोड्यूस कर दें, नंबर तो आपको तब भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको समझ के कि इसमें हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है, और वो चीज़ लिखें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, यानी उसके पॉइंट, शॉर्ट उसके पॉइंट। ऊपर, हाँ जी, उसके शॉर्ट पॉइंट्स को अपने लफ्ज़ों में एलोबरेट कर लें, तो इससे आप बोरियत भी नहीं होगी और एक्सप्रेशन आपका ज़्यादा बेहतर होगा, तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी ये आप जो हमारे पॉइंट्स निकले हुए, ये पॉइंट्स निकले कि 5 से 6 घंटे पढ़ें जी। आपके बुक और 2 से ढाई महीने अच्छे तरीके से इसे दे दिए जाएं। जी। ठीक हो गया जी। चलें अशर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और मेरी हमेशा से ये कोशिश है कि सोबत स्पाइडर्स आगे आएँ, क्योंकि उन्होंने 8-10 साल मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दिए होते हैं, तो उनका हक बनता है जी। थोड़ी सी अगर वो मेहनत कर लें तो उनके और लिए। साथ साथ सर रिजवान की वीडियोस भी देखें, इससे भी बहुत अफाका होता है। जब मैं तैयार, आप मुझसे तो 1 साल सीनियर है ना जी? जी जी। तो जब मैं तैयारी कर रहा था, तो आपने भी मुझे काफ़ी गाइडेंस वगैरह दी। नहीं, आपके अंदर खुद भी बड़ी जी, तो फिक्र मौजूद। आपकी वजह से भी काफ़ी हेल्प मिली। थैंक यू, थैंक तो यू। इस कामयाबी में आपका भी एक है। बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे वैसे भी पड़ोसी भी थे, थैंक यू। छोटे भाई भी थे, हमारे आंगन भी इकट्ठे मिले हुए थे। तो चले, थैंक यू सो बहुत मच। अब शुक्रिया, आ थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, थैंक यू।